ध्यान दीजिए बाबू, तू हमेशा छूट जब काहे से लेट से आता है बाबू? रात में कब बजे सोता है? 2 बजे पढ़ के? हाँ, कि गेम खेलता है खाली फ्री फायर? बाबू पढ़ाई कर ले, मतलब बहुत तोरा ऊपर कड़ाई हो जाता हूँ। ध्यान दो लल्ला, ध्यान दीजिए। चलिए, तो बाबू हम लोग कल क्या देख रहे थे? घरेलू वायरिंग, है ना? घर में किस तरह से वायरिंग दी जाती है, वही देखेंगे हम आज। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे बाबू कि जो बिजली आती है, बिजली आती कहाँ से है? समझे? आखिर जो विद्युत हमारे ट्रांसफार्मर यहाँ पे है ना, हम लोग का लोकल गांव में, हर गांव में एक ट्रांसफार्मर होता है। तो उस गांव में बिजली आती कहाँ से है? इसके बाद यहाँ से कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होती है, यहाँ से बंटवारा कैसे होती है, यहाँ से कितने तार जाते हैं, इसके बाद हम सीख पाएंगे कि ये जो है ना आपका किस तरह से यहाँ से जाएगा वहाँ तक। देखो, तो बाबू सबसे पहले अगर हम वायरिंग में देखें तो सबसे पहले हम लोग बिजली को पैदा करते हैं, बिजली को उत्पन्न करते हैं। जहाँ बिजली उत्पन्न होती है उसे कहते हैं पावर हाउस। क्या कहते हैं? पावर हाउस। इसे कहते हैं पावर हाउस, या फिर इसको स्टेशन में कोई बोल देता है। ज़्यादा अगर एक जगह है तो स्टेशन कह सकता है कोई, पावर स्टेशन, है ना? पावर स्टेशन। इसे कहते हैं हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट, जहाँ बिजली पैदा होती है उसे क्या कहते हैं? पावर प्लांट। क्या कहते हैं? पावर प्लांट। तो बिजली उत्पन्न करने का बहुत सारा तरीका है ना? टरबाइन को घुमाना है, बिजली पैदा कर देना है। पवन चक्की की सहायता से, आप जानते भी हैं कि पवन चक्की की सहायता से भी पानी को रोक को एक पे एक तोड़ मार के या फिर पानी को संचित करके बस टरबाइन पर गिरा के टरबाइन को घुमाया जाता है, उसके बाद बिजली बनती है। तो कहने का इन द सेंस ये है कि यहाँ पे क्यों इसका नाम रखे हैं पावर हाउस? क्योंकि यहीं पे क्या बनता है? बिजली। यहाँ पर बिजली बनता है। यहाँ पर बिजली का बनना, इसके बाद यहाँ से क्या होती है? जो यहाँ पर बिजली बनती है, जो पावर हाउस में जो बिजली बनती है, वो लगभग 11 केवी का होता है। समझे? 11 केवी यानी 11,000 वोल्ट। 11,000 वोल्ट, इसको बोल सकते हैं 11,000 वोल्ट। ठीक है, इतना वोल्टेज के ट्रांसफार्मर में यहाँ पे बनता है पावर हाउस में बिजली। अब रही बात कि जहाँ पे ये स्पेस बनाया गया है, ये जहाँ पे पावर हाउस बनाया गया है, इधर हम लोग का लोकल में कहीं नहीं है, याद रखिएगा, यहाँ से नहीं बनता है बिजली। तो यहाँ पे जो पावर हाउस है, यहाँ से बिजली बन गया। बिजली कितना बना? 11,000 वोल्ट बना। लेकिन अब दिक्कत ये रहा कि 11,000 वोल्ट को हम ले जाएंगे कैसे? क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे इसको ले जाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा दूरी तय करना पड़ती है। समझे? 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, है ना? 50 किलोमीटर तक मान लो पहुँचाना है, तो आप सोच के देखो, ये ज़्यादा वोल्टेज नहीं होता है। 11,000 वोल्ट 50 किलोमीटर का डिस्टेंस आपको तय करके घर पे लाना है, तो बहुत ज़्यादा नहीं है वोल्टेज, बहुत ही कम है उसके लिए। समझे? 50 किलोमीटर बहुत डिस्टेंस कहलाता है। तो अगर मान लीजिए कोई पावर स्टेशन 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, हमारे ट्रांसफार्मर पर लाना है करंट, बिजली लाना है, तो वहाँ पर कितना बना? 11,000 वोल्ट बना। ये हाई वोल्टेज नहीं है, क्योंकि ज़्यादा दूरी तय करने के लिए क्या चाहिए? हाई वोल्टेज चाहिए, पूरा पावर चाहिए इसको। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो पावर हाउस होता है, जस्ट उसी के बगल में एक ट्रांसफार्मर लगता है। ठीक है, उसे कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्या कहते हैं? स्टेप अप, अप माने ऊंचा, हाई, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो इसके बाद एक यहीं पे लगा होता है, जिसको क्या कहते हैं? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। हम ऐसे कहिएगा तो हम ऐसे करते हैं, हालांकि ऐसे होता नहीं है। आप देखे होंगे ना, ऐसे होता है ट्रांसफार्मर, कहीं कहीं 2 गो, कहीं कहीं 3 गो, है ना? इस तरह से मान लीजिए ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर कैसा ट्रांसफार्मर है? तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर लिख देते हैं। स्टेप अप माने ऊपर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। समझे? ये क्या करता है कि जो 11 केवी बना है, ये कन्वर्ट कर देता है हाई वोल्टेज में। समझे? ये कर देता है उसको, 11,000 वोल्ट को कर देता है, 11 केवी को करता है 132 केवी, 248 केवी, है ना? तो इस तरह से इसको कर देता है 132 केवी। समझ गए? ज़्यादा नहीं हो गया? अब ये हो गया हाई वोल्टेज, पूरा हो गया एकदम वोल्टेज। अब इसको अगर डिस्टेंस पे, लॉन्ग डिस्टेंस पे अगर हमको ले जाना है तो आसानी से चल जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा वोल्टेज है इसमें। ये कम था, ये ज़्यादा दूर तक नहीं कर सकता था, लेकिन ये कर सकता है।
तो यहाँ पे हमने कौन सा ट्रांसफार्मर लगाया, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इसका मतलब इसकी वोल्टेज का कर दिया, ज़्यादा कर दिया। हमेशा एक बात का ध्यान दीजिएगा, हमेशा जहाँ पावर स्टेशन होता है वहाँ 11 केवी ही बनता है बिजली, बहुत कम होता है 11 केवी, बहुत कम, समझे। तो अब यहाँ से हमको ले जाने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा जो 11 केवी को 132 केवी में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पे क्या कर दिया, ज़्यादा कर दिया। अब रहा बात, यहाँ से वायर निकलता है, यहाँ से 3 गो वायर निकलता है, तार निकलता है 3 गो, हम ऐसे बना देते हैं, 3 वायर निकलता है बाबू, समझे। ये जो तीनों वायर होता है, आप देखे होंगे ट्रांसमिशन टावर, ट्रांसमिशन टावर होता है, ट्रांसमीटर बोलते हैं, सॉरी। देखो ऐसे होता है, आप लोग इस तरह से जाली जाली लेखा देखे होंगे, देखे हैं कि नहीं। अरे मार, इसमें त्रिभुज लेखा ही जैसे बनाया रहता है, बना दो, इसे घी देते हैं, ऐसा में चढ़ता है, इसमें देखिए इसी पर जाता है तारावा, जो तीनों तार होता है ना, इस टावर से होके जाता है, ट्रांसमिशन लाइन से, ट्रांसमिशन बोलते हैं इसको, ट्रांसमीटर, ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन टावर। ये क्या करता है, बहुत ऊंचा होता है, बहुत ऊंचा, जैसे ये सब दिख रहे हैं ना अभी हम लोग का है कि नहीं, यहाँ पे एक नहीं है, तो वो भी क्या एक टावर है, लेकिन ये ट्रांसमिशन नहीं है। ये लगता है दूर दूर तक ले जाने के लिए, बहुत हाइट रहता है इसका भी, बहुत हाइट। यहाँ से 3 गो तार जाता है, इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन टावर। ये क्या करता है, ये हाई वोल्टेज को ले जाने का काम करता है। यहाँ से 50 किलोमीटर दूर बना, तो बना कहाँ है, यहाँ पे बना है, यहाँ पे 132 के भी हो गया। अब यहाँ से ले जाएगा कौन, तो इसको ले जाने के किसके सहायता लेते हैं, किसका, ट्रांसमिशन टावर का सहायता लेते हैं। इसके द्वारा ये सब तार जाता है। अब जितना भी तार हो उसमें क्या होगा, मेन फेज होगा, न्यूट्रल होगा, और क्या होगा, अर्थ होगा, यही ना होगा, अर्थिंग होगा, 3 होता है। तो ये सब किसके सहायता से जाती है बाबू, तो कहिएगा ट्रांसमिशन टावर, कोई बोलता है ट्रांसमिशन लाइन। ये टावर लाइन ले जाने के, यहाँ से फिर एक और कहीं ले जाना है, तो और कहीं ट्रांसमिशन टावर बिठा दीजिए, फिर वहाँ से फिर कहीं घुमा लीजिए, समझे। यहाँ पे आ गया ट्रांसमिशन। इसकी बाद कहाँ आता है, आपके शहर, कहाँ आता है, आपके शहर। एक रहता है आपके ज़िले के पास ट्रांसफार्मर रहता है, एक और ट्रांसफार्मर रहता है, वहाँ पे आ जाता है, समझ गए। अब ध्यान दो बाबू, यहाँ पर आएगा। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर लगा है, ये जो ट्रांसफार्मर लगा है, यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पर कितना है 132 के भी, यानी कि कितना लेके जा रहा है, 132 के भी लेके जा रहा है वोल्टेज, है ना। ये जो आपका लगाया गया, इसे बोलते हैं स्टेप डाउन, स्टेप डाउन ट्रांसफर ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर लिखाते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये क्या करता है वोल्टेज को, ये वोल्टेज क्या करता है, ये कम कर देता है, समझ गए। यहाँ से कर देगा, मान के सपोज चलिए 33 के भी कर देता है, कितना करता है 33 के भी। ये हम अपने शहर में मत कहें, शहर से भी थोड़ा डिस्टेंस पे होता है ना, शहर में यहाँ तक नहीं पहुँचा। पावर हाउस के बाद स्टेप अप ट्रांसफार्मर, उसके बाद ट्रांसमिशन ले गया कहाँ तक, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसको ग्रिड है ना, ग्रिड ग्रिड बोलते हैं, ग्रिड सब स्टेशन, सब स्टेशन, ग्रिड सब स्टेशन, ग्रिड सब स्टेशन कहिए, या फिर कहिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ग्रिड सब स्टेशन। तो यहाँ पे जो आता है आपका जो आपका तार जो आता है भाई मेरे, ये जो आपका तार आता है ना, ये जो तार आता है इसमें ट्रांसफार्मर में, ये कम कर देता है, ये स्टेप डाउन है यानी कम करने वाला है। ये करता है 33 के भी, समझे। अब देखो यहाँ पे जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ये कहाँ लेके जाता है, यहाँ से फिर जाता है, यहाँ से फिर जाता है, कहाँ जाता है पता है, एक और ट्रांसफार्मर होता है, इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। डिस्ट्रीब्यूट मतलब क्या होता है, बंटवारा, वहाँ से बांटने वाला। ये होता है आपके शहर, आपके मोहल्ले में, आपके शहर में होता है। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ के बाद 33 के भी के बाद कहाँ आता है, इसमें आता है, सब स्टेशन के बाद आता है। देखो सब स्टेशन बोलते हैं इसको, लिख देते हैं सब स्टेशन ट्रांस, लिख दें यहाँ पे इसमें, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर। ध्यान दो, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, बांटना किसी चीज़ को ना, जैसे एक लड्डू है, 20 गो लड्डू है, किसी में क्या कर देना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना, बांट देना है।
तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है बाबू ट्रांसफार्मर ये क्या करता है, शहर में आने के बाद क्या करता है कि ये देखो जो डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पर भी क्या होता है, यहाँ पर भी इसको भी बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। मान देखो इसके बाद जितना भी आपको ट्रांसफार्मर मिलेगा ना वो क्या करेगा, डाउन करेगा। खाली यहाँ पे ज़्यादा होता है इसको दूर तक ले जाने के लिए, समझे। उसके बाद इसको ये भी स्टेप डाउन ही है, ये भी कम करता है। ये आपके शहर में होता है, ये भी कितना कर देगा, लगभग में 11 के भी कर देगा। अब क्या होता है यहाँ से, ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफर, यानी इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ट्रांसफार्मर का हो जाएगा, बंटवारा होगा। कैसे कैसे होगा, तो यहाँ से आपके गांव आपके मोहल्ले का जाता है, एक और ट्रांसफार्मर लगा होता है, जैसे हम लोग का ट्रांसफार्मर है, समझ गए आप लोग। इसके बाद क्या लगा होता है, अपने गांव अपने मोहल्ले का ट्रांसफार्मर, लोकल ट्रांसफार्मर कह सकते हैं। इसके बाद ये कहाँ जाता है ना, इसके बाद हमने कहाँ कर दिया, यहाँ पे कर दिया शहर के पास। शहर के पास से फिर कहाँ जाता है, गांव मोहल्ले टोला, ठीक है, आपके मोहल्ले आपके गांव, गांव या टोला, छोड़ो ना। है ना, लोकल लोकल ट्रांसफार्मर, ठीक है, लोकल ट्रांसफार्मर। यहाँ से 11 के भी, अब सुनो कहा होगा, यहाँ से जो 11 के भी का वोल्टेज बन रहा है सगरी को दे देगा, सबको दे देगा, समझे। यहाँ पर दे देगा तो आपके गांव में कितना वोल्ट आता है, 220 वोल्ट से 240 वोल्ट तक, है ना। 220 वोल्ट से कहाँ आता है, 240 वोल्ट। अब यहाँ से कहाँ जाता है समझिए, ये हो गया आपका, है ना, गांव शहर मोहल्ला। ये कितना बनाता है, 220 ले कितना, 240 वोल्ट तक। अब समझिए बाबू, यहाँ से 3 तार हम लेते हैं। अब यहाँ से आपको वायरिंग सीखना है ना, घरेलू वायरिंग यहाँ सीखना है। पावर स्टेशन बना, स्टेप डाउन उसको ज़्यादा कर दिया, फिर ले जाने का काम ट्रांसमिशन टावर करता है। उसके बाद ये सब स्टेप डाउन मिलेगा आपको, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है आपके शहर से हर गांव में बंटवारा होता है, जहाँ जहाँ ले जाना है चल जाता है वहाँ से ट्रांसफार्मर। फिर यहाँ ट्रांसफार्मर आता है, यहाँ पे क्या कर देता है, 220 वोल्ट। 11 के भी कितना वोल्ट है, 11,000 वोल्ट है। यहाँ सबके घर में कितना गया, 220 वोल्ट। तो 220 वोल्ट कहाँ जाता है, यहाँ से कहाँ जाएगा बताइए, यहाँ से 3 तार जाता है, 3 तार, है ना। 3 तार में आप जानते हैं कि एक होता है मेन तार, फेज, दूसरा क्या होता है न्यूट्रल, और तीसरा क्या होता है अर्थिंग। नहीं, ज़मीन के नीचे गाड़ के बनाया जाता है अर्थिंग, तो वो होता है अर्थिंग। तो ये यहाँ से हमको संरचना आप सीखना है, ये आप लोग बता दें, इसे आप समझिए। यहाँ पे हम अगला चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे बिजली उत्पन्न होती है, इसके बारे में ही खाली पढ़ना है। हाइड्रो पावर प्लांट में कैसे बिजली बनता कैसे है, बहुत ज़्यादा कोयला की जरूरत पड़ता है, समझ गए, ना हीट की जरूरत पड़ता है, उस तरह से बनता है बिजली। तो कहने का मतलब है कि यहाँ तक हम लोग आ गए। अब तार उर हम नहीं सेटिंग किए कि तार कैसे कैसे गया, 3-3 को मान ली सब में तार ऐसे ठेका देना मन होगा तो। उसके बाद हम यहाँ से आप लोगों को बताते हैं कलर वाइज, इसको हम ऊपर से मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम अपने जो गांव के जो ट्रांसफार्मर होता है, अब उससे हम कहाँ लेके जाएंगे, तार को कहाँ लेके जाएंगे, देखिएगा आप, ट्रांसफार्मर से डायरेक्टली घर पे नहीं जाता है, किसके थ्रू जाता है, पोल के थ्रू जाता है। यानी ट्रांसफार्मर के बाद कहाँ जाएगा, वो पोल पे क्या पास जाएगा, आप पोल पे जाकर चलेगा, ऑक्सीजन फंसा लीजिएगा। पहले क्या होता है कि छोटा सा दवाइयाँ पीना नहीं आता था बोतला बाबू, तो उसी बोतला के ऊपर से काट के इसे हुर को में बस ले जाकर फंसा था, इसे आ गया। कोई भी आएगा माला चेकिंग, मतलब चोरी चोरी है, ये चोरी है, ऐसे चोरी किया जाता है। मतलब कोई भी आया बस उतार लो, हमारा लाइन नहीं खिंचा, यही है, अभी भी है कहीं कहीं इस मोहल्ला में, उधर है ना, कहाँ की लड़की है कि नहीं जी। चलिए, रोजाना आप टेंशन में क्या हो गए बाबू, लड़कियां पढ़िए, आप लोग मन लगा के, समझ गई, मन लगा के पढ़िएगा ना। लेकिन आप लोग को समझाएं तो आप लोग को फर्क ही नहीं पड़ता है। चलिए, हम सबसे पहले कहाँ थे बाबू, हम थे ट्रांसफार्मर के पास। ये मेरा गांव का क्या है, इस पे एक ट्रांसफार्मर है, ठीक है।
समझिए बाबू। हमने 3 वायर ले लिया ना। अब देखो ये तीनों वायर कहाँ जाके रहता है, एक पोल होता है, पोल के पास तीनों आके जुड़ जाता है, जुड़ जाता है। यहाँ से क्या होता है भाई मेरे, देखिए इसमें एक होता है आपका मेन फेज होता है, ठीक है। एक होता है आपका डबल, मान लीजिए फेज है, एक क्या है न्यूट्रल है, दो क्या है फेज है। हालांकि तीनों क्या होता है, फेज होता है, 4 तार होता है, 3 गो फेज होता है, एक न्यूट्रल होता है। लो ना एक और तार हम निकाल लेते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। चलो यहाँ से हम एक तार निकाल लेते हैं। ये क्या है, फेज है, ये क्या है न्यूट्रल है। 3 गो गर्म है, 1 गो ठंडा है। आपका जो ट्रांसफार्मर है ना, ये जो ट्रांसफार्मर है खेत वाला बोरिंग वाला ट्रांसफार्मर जो है, उसमें तीनों के तीनों क्या है पता है आपको, मेन तार है, गर्म है। नहीं तो बताइए आप 2 को कैसे ले सकते हैं। तीनों के तीनों क्या है, मेन फेज तार है। जो गाँव में गया उस ई वाला से ना, हम वो वाला तार बोले हैं ट्रांसफार्मर से, देखिएगा 3 गो तार गया उसमें से, नहीं गया 3 को, तांबे की तार है, 3 गो गया होगा उसमें, तीनों में से आप किसी में फंसा लेते हैं तो लाइन आ जाता है, नहीं आता है कह दो। अरे चेंज नहीं करते हम लोग, चलो हेम लिखे कम बा, होमे बा कम, होमे बेसी बा, फंसाला आखिर का है। तीनों के तीनों एक हमने एक्स्ट्रा का दे दिया, न्यूट्रल दे दिया। इसके बाद ये कहाँ जाता है बाबू, पोल से कहाँ जाता है उसके बाद, पोल के बाद यहाँ से एक फेज तार और एक न्यूट्रल तार। एक फेज तार एक ही ना टांगते हैं, जिसका ज़्यादा केबी का होगा, मोटर वोटर बोरिंग का मोटर, उसके लिए एक फेज पर नहीं चलेगा वो, उसके लिए तीनों चाहिए। फिर देखिएगा 3 को फंसाता होगा, फंसाता है तब। तो हमको घर में जलाना, घर में ना 220 वोल्ट चाहिए हमको, तो कोई दिक्कत नहीं, हम एक को फंसा के ले चल जाएगा, हो जाएगा। तो हम 2 गो वायर लेके जाते हैं, घर में फंसाने के लिए 2 गो लेके जाते हैं ना, घर में जलाने के लिए। भले हम लोग 1 गो टांगते हैं, आप देखे एक ही देखे होंगे आप लोग, लेकिन 2 गो जाता है। 2 गो जाता है, ये कहाँ जाता है डायरेक्ट, ये आता है बाबू आपका, ये कहाँ आता है, कहाँ आता है, मीटर के पास आता है, नहीं आता मीटर के पास। मीटर के पास ले, आप जानते हैं कि मीटर से फिर कहाँ जाता है, आपके घर में जाता है, जाता है कि नहीं जाता है। मान लीजिए आपका ये घर है, मान लो इससे घर बना देते हैं, ऐसे ना होता है जी, घर कैसे होता है, छोड़ो ना। हाँ, ये क्या है, घर है, यहाँ पे क्या है, दरवाजा है क्या, ये कहाँ चला गया, घर में चला गया लाइन। घर बना लीजिएगा आप लोग, है ना, खिड़की दे दें। चलिए 3 गो फेज हो गया, यहाँ पर एक हमने क्या ले गया, फेज और एक न्यूट्रल। मीटर में आ गया, मीटर बताने लगेगा, जिससे मीटर है ना, मीटर में ही दिया जाता है। मीटर के बाद निकाल करके कहाँ चला जाता है, घर में चला जाता है। अगर किसी को बाईपास करना हो तो कहाँ से करेगा, मीटर के पहले से चोरी करना हो तो कर सकता है। या फिर फेज ले गया है अपना न्यूट्रल कहीं और से दे देगा, तो उसमें इसमें ना करंट नहीं बताता है। देखो ये है आपका संपूर्ण वायरिंग, ट्रांसफार्मर, उसके बाद कहाँ पोल, उसके बाद कहाँ मीटर, उसके बाद कहाँ घर के पास चला जाता है। अब समस्या बाबू यहाँ पे ये रहा, समस्या क्या रहा कि चलिए भाई इस 3 गो तार है, इसमें एक फेज है, 3 गो फेज है और एक क्या न्यूट्रल है। पहला आपका तार का नाम क्या है, फेज, हिंदी में लिखते हैं फेज, है ना। इसको विद्युत फेज भी कहते हैं, विधुन्मय बोला जाता है, क्या बोलते हैं, विधुन्मय। समझ बाबू, फेज तार के बारे में समझते हैं हम, इसे लाइव, हॉट, है ना, मेन, फेज या गरम तार भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे लाइव तार, हॉट तार
और बताइए मेन तार, एक होता है फेज तथा गर्म तार भी कहते हैं। समझे? देखिए जो पूछेगा एग्जाम में हम बता रहे हैं, जो पूछेगा आपसे कि फेज तार किस रंग का होता है, तो आप लोग भी जानते हैं कैसा होता है, लाल। देखते हैं ना, यह लाल रंग के विद्युत रोधी पदार्थ से ढका होता है। यह लाल रंग के विद्युत रोधी पदार्थ से क्या होता है, ढका होता है। विद्युत रोधी उसे कहेंगे जिसमें विद्युत धारा नहीं जाए। ऊपर से क्या रहता है, कवर रहता है, और ऊपर से ना कवर रहता है। आप कवर छुएगा तो लाइन मारेगा आपको, नहीं मारेगा। तो किससे ढका होता है, तो लाल रंग के कवर से ढका होता है। समझे ना, लाल रंग से सब रंग आता है, देखो ध्यान से। तथा गर्म तार भी कहते हैं। और आगे बढ़ते हैं, इसमें लाल रंग के यह लाल रंग के, बाबू हे पर ध्यान दे भाई, पढ़ाई लिखाई कर ले। यह लाल रंग के विद्युत रोधी पदार्थ से ढका होता है। ढका होता है, समझे? बताइए फेज तार जो होता है किस रंग का होता है, लाल रंग का होता है ना। अब बताओ इसी का इतना नाम बैकर, मेन तार कोई कहला, कोई गर्म तार, कोई कहता है कोई, है ना। यह लाल रंग के विद्युतरोधी पदार्थ से ढका होता है। अब आगे बढ़ते हैं, इससे विद्युत धारा होकर जाती है। बताओ धारा को लेके जाता कौन है, गरम तार। कौन लेके जाता है, गरम, है ना। हॉट तार लेके जाता है, समझिए बाबू। देखिए इसमें से तीनों के तीनों क्या है, फेज है, और तीनों के तीनों में क्या है, लाइन है। यही ले जाने का काम करता है। यहाँ पे ले जाने का लाइन कौन काम कर रहा है, फेज तार, है ना। देखो बाबू ये फेज तार लेके जाता है और न्यूट्रल लेके आता है। बस समझिए, फेज तार लेके जाता है और न्यूट्रल लेके आता है। बस समझ रहे हो। अगर न्यूट्रल नहीं दीजिएगा तो लाइन नहीं जलेगा। देखिए हम बोलते हैं ना कि परिपथ के कंप्लीट होके के चाहिए। परिपथ क्या होना चाहिए, कंप्लीट, यानी सर्किट कंप्लीट होना चाहिए। सर्किट कब कंप्लीट होगा, जब करंट जा रहा है और उधर से आने के लिए उसका रास्ता चाहिए। जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, उधर से आएगा तो दिक्कत है। कभी कभी देखिएगा कि कोई बर्ड्स जो चिड़िया होती है तार पे बड़ी, उसको लाइन मारता है, क्यों नहीं मारता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ किस बैठती है, वो फेस बैठती है, बैठती है ना फेस पे। फेस पे बैठेगी, अगर मान के चलो वो न्यूट्रल पे बैठ गई तो उसको लाइन मारेगा, नहीं मारेगा। अब बताओ हमको, यहाँ पे बैठेगी चिड़िया तो लाइन तो नहीं मारेगा इसको, एक पर। अब बताओ इस पे बैठेगा तो लाइन मारेगा, नहीं मारेगा। अब बताइए जब इस पे बैठेगी तो लाइन क्यों नहीं मारेगा, समझिए बात को। लाइन नहीं मारने का कारण क्या है, जब हम किसी गर्म तार पे बैठ गए हैं, चाहे टच किए हैं, तो हम ऑलरेडी क्या हो गए पता है, हम भी बन गए फेज तार। हम क्या बन गए, फेज तार। हम भी वही काम करेंगे जो काम कर रहा है, हमसे धारा निकलेगा सीधे। मतलब ई फेज जो है ना, खुद हम फेज बन जाएंगे। चाहे जो चिड़िया होती है खुद फेज बन जाती है वो, समझ गए। अब बताइए फेज तो बन गई, लाइन आपको कब मारता है, लाइन मारने के लिए जाने के लिए रास्ता भी चाहिए, उधर से आने के लिए भी रास्ता चाहिए। अगर जाके आने के लिए रास्ता नहीं तो आपको लाइन नहीं मारेगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। कभी लाइन नहीं मारेगा। अगर पंछिया यहाँ पे बैठी तो उसको लाइन नहीं मारेगा, लेकिन जैसे ही अगर उसका पंछिया इसमें ठेक गया, इसमें न्यूट्रल में, तो उड़ जाएगी, ब्लास्ट, खत्म, मर जाएगा वहीं पे। रीजन क्या है, रीजन ये है ना कि गर्म तार पे बैठी थी वो, ठीक है, लेकिन उसको अब यहाँ से क्या होगा, इसमें करंट जाएगा, मेन तार गर्म तार जाएगा, इसमें जो करंट जा रहा है धारा उसमें जाएगा, उससे रास्ता बनेगा किस में, न्यूट्रल में जाने के लिए। नहीं बन गया, वहां से आया फिर न्यूट्रल होकर गुजर जाएगा, उसको जाने के लिए रास्ता मिल गया। तो विद्युत धारा को अगर जाने के लिए रास्ता मिल जाएगा उसको, तो मार देगा। आप इसको लटक जाइएगा कि ना, तो लाइन नहीं मारेगा आपको। बात समझिए, नहीं मारेगा आपको, हकीकत में नहीं मारेगा आपको लाइन। लाइन मारने के लिए कब मारेगा आपको, जब से आपके रास्ते से कोई जाने वाली रास्ता नहीं, जब आने का रास्ता बा लेकिन जाए का रास्ता नहीं जा रहा। अगर मान लीजिए आप एक न्यूट्रल को एक फेस को धरेंगे तब बस आपको मार देगा, बढ़िया यार, समझ गए। आपको एक वायर धरने से आपको लाइन नहीं मारेगा। आप गर्म तार छूते हैं आपको लाइन नहीं मारेगा। जैसे यहाँ पे कोई फेस तार है, इसमें मान लो कोई फेस तार है, उसको आप टच लाइन मार देगा, मार देगा। पूछो कैसे, हम बताते हैं, समझिए। मान लो कोई है, कोई फेस तार, उसमें देखा फेस तार वाला है ना, वो बना रहा हो, ठीक है, और नीचे से बैठा है, नीचे है, पैर जमीन पे उसका है। तो अब बताइए जब फेस तार छुएगा तो उससे होकर जाएगा,
करंट जाएगा, लेकिन उसके शरीर से होकर जाने के लिए रास्ता मिल गया ज़मीन के अंदर, तो पृथ्वी के अंदर जाने के लिए उसको रास्ता मिलता, आपको लाइन मार देगा, कन्फर्म है मार देगा। अगर आप स्लीपर पे हैं, कोई प्लास्टिक फाइबर पे हैं, तो आपको लाइन नहीं मारेगा। समस्या है कि आपके अंदर से फिर कहीं जा भी नहीं करेगा लाइन, आपके अंदर से गुजर के कहीं जाएगा तब हम कह सकते हैं मारेगा, नहीं तो ऐसे आपको नहीं मारेगा। कोई भी देखिएगा ना, कोई भी ट्रांसफार्मर पर चढ़ता है तो अपन बजाते हैं, अपन देखिए खाली फेजवा पर रहता है, वो न्यूट्रल पर नहीं टच करता, क्योंकि वो जान रहा है, मिस्त्री तो जान रहा है बढ़िया से, वो सिर्फ फेज तार को ही टच करता है, बाकी किसी को नहीं टच करता है। समझे? तो न्यूट्रल का काम क्या है? विद्युत को ले आना नहीं, लेके जाना, तब कहेंगे सर्किट कंप्लीट है, उसी को बोलते हैं परिपथ कंप्लीट है। समझ गए? मान लीजिए कोई दरवाजा है, सपोज कीजिए, सपोज को हम क्या बता रहे हैं आप लोगों को, पहले दोनों लिख लेते हैं, बताइए। दूसरा लिख दें यहाँ पे। दूसरा का नाम क्या था बाबू? न्यूट्रल। न्यूट्रल हिंदी में क्या बोलते हैं? उदासीन तार। क्या बोलते हैं? यहाँ मत लिखो बाबू, यहाँ पे लिख देते हैं दूसरा, उदासीन। इसी को क्या कहते हैं? न्यूट्रल। यह कैसा होता है? इसे ठंडा तार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? है ही नहीं आ रहा ना? ठंडा तार भी कहते हैं। यह काले रंग के विद्युतरोधी पदार्थ से ढका होता है। ठीक है? यह धारा को क्या करता है? यह धारा को लाने का काम करता है। बात समझ गए आप लोग? अगर करंट को जाने का रास्ता नहीं मिला तो आपको जीवन में कभी लाइन नहीं मारेगा। समझ गए ना? तीसरा एक होता है भू तार। क्या होता है? भू संपर्क, मतलब भू माने पृथ्वी, अर्थिंग, इसको बोलते हैं अर्थिंग इंग्लिश में। यह हरे रंग का, यह हरे रंग का होता है, मतलब हरे रंग का विरोधी पदार्थ। कोई दिक्कत है क्या? यह हरे रंग का होता है, चूंकि यह हमें सुरक्षा प्रदान करता है। एक फेज होता है, एक में एक न्यूट्रल होता है, क्या होता है? अर्थिंग होता है। तीन हो गया ना? तो धारा को लाने का काम कौन करता है? फेज। एकदम दिमाग में रखिए। ले जाने का काम कौन करता है? न्यूट्रल, है ना? हमको बचाता कौन है करंट मारने से? अर्थिंग। आप ध्यान दीजिएगा, हम बता रहे हैं जो। मान के चलो कोई है, मान लो ये मेरा क्या है, मान लो फ्रिज है। क्या है? रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है। इसमें क्या क्या आया है समझो। इसमें एक फेज आया है, समझ बाबू, एक फेज आया है, धारा तो आ गया, काम नहीं करेगा। जब से धारा जाएगा नहीं तो काम नहीं करेगा। तो धारा को लाने का काम कौन करता है? फेज। धारा को ले जाने का काम कौन करता है? न्यूट्रल। तो ये धारा को लेके जा रहा है, उसके बाद ये फ्रिज का होगा, काम करने लगेगा। मान के चलो कहीं कहीं, मान लीजिए कहीं कहीं क्या होता है कि फेज जो तार है ना, फेज जो तार है, क्या होता है कभी कभी कहीं कहीं कट के कहीं कहीं बॉडी में सट जाता है। इसके जो जो बॉडी होता है, जिसका ढांचा होता है, कहीं कहीं ना देखिएगा, पेंट जब छोड़ देता है कहीं से, जब कलर छोड़ देता है वहाँ पे लाइन मारने लगता है। तो मान लो इसके बॉडी में कहीं कहीं ये टच हो गया, दोनों तार, ये तार गर्म, मान लो फेज कहीं टच हो गया। समझिए बात को हम क्या बता रहे हैं? फेज तार मान के चलो कहीं इसमें टच हो गया, इसके बॉडी में। इसको आप अगर मान लीजिए खोलिएगा, अगर यहाँ से अगर आप अगर इसको खोलते हैं तो आपको लाइन मारेगा ही। बॉडी में अगर इसका संपर्क में आ गए हैं आप इसको जब खोलिएगा तो आपको लाइन मारेगा ही। आप नंगे पाँव हैं, आप जब इसको खोलिएगा तो आपको क्या मारेगा? लाइन मारेगा। लाइन मारने का कारण क्या है? कारण ये है कि आप क्या हैं? आप खुले पाँव हैं। आप कहाँ पे हैं? ज़मीन पे हैं। आप फेज तार टच किया गया है। आपका आपके देखिए, आपसे क्या होगा कि आपसे करंट जो है ना, कहाँ चला जाएगा? पृथ्वी में जाएगा। यानी आपसे होकर जाने को रास्ता मिल गया उसको, है ना? तो जो अर्थिंग है ना, अर्थिंग एक तरह से न्यूट्रल का ही काम करता है, तो समझिए। तो बात मेरा आप लोग को समझ में आ रही क्या बता रहे हैं? जैसे मान लीजिए आप दरवाजा खोलें तो आपको लाइन कब तक नहीं मार सकता? जब तक आप स्लीपर पहने तो आपको लाइन नहीं मारेगा। अगर आप स्लीपर पहने हैं, चप्पल पहने हैं, तो आपको लाइन नहीं मारेगा, क्योंकि आपसे करंट होके कहीं नहीं जाएगा वो। समझिए, आपसे करंट होके कहीं नहीं जाएगा। अगर आपसे अगर गुजर के जाएगा कहीं तो आपको मार देगा। अगर आप खुले पाँव हैं, खुले पाँव, तो आप अगर इसको खोलिए तो आपको करंट मारेगा, क्योंकि उससे आपके शरीर से जो फेज है आपसे गुजर के चला जाएगा पृथ्वी के अंदर। यानी आपसे गुजर के जा रहा है कहीं ना कहीं, तो आपसे गुजरना नहीं चाहिए, आपको नहीं मारेगा। दूसरा चीज़, मान के चलो सपोज दैट आप नंगे पाँव हैं, ये टच भी हो गया, आपको लाइन से बचना क्या है? तो इसमें क्या करते हैं,
इसमें घर में क्या किया जाता है, आप देखिए घर में एक और तार लगाया जाता है, एक और तार, है ना, ऐसे खूंटा काट देते हैं, क्या कर देते हैं, राइफल से खूंटा। हाँ, एक तांबे की प्लेट लेकर के एक रॉड कम से कम 10 से 15 फीट गाड़ देते हैं, अंदर गाड़ते हैं ना, उसमें कोयला, चारकोल, नमक, गोबर वगैरह डाल के उसको थोड़ा सा अथी किया जाता है। तो इसमें हम लोग खूंटा ठोक देते हैं और इसमें क्या लपेटा जाता है, तार, और नीचे पतली का हो जाती है प्लेट, ताकि आपको पृथ्वी से संपर्क किया जाता है। इसको बोलते हैं भू संपर्क, अर्थिंग कहते हैं। अर्थिंग जमीन से जो दी, क्या कहेंगे उसको, अर्थिंग। ये अर्थिंग हो गया। तो अर्थिंग दिया जाता है किस लिए, सुरक्षा के लिए दिया जाता है, इसलिए सुरक्षा के लिए कि मान के चलो कहीं कट, कहीं सट गया है, ओके, कहीं सट गया है, आप उसको नंगे पाँव उसको खोलें तो आपको लाइन मारेगा। अगर यहाँ पे अर्थिंग दिया गया तो आपको लाइन नहीं मारेगा। समस्या सुनिए क्या है, लाइन क्यों नहीं मारेगा। अर्थिंग क्या करेगा कि जो जो थोड़े बहुत जो करंट आ रहा है बॉडी में, उसको ना खींच लेता है अपनी तरफ, अट्रैक्ट कर लेता है। जितना भी बिजली बॉडी में सट रहा है, इसको खींच लेगा अर्थिंग, आपने मतलब ले जाकर पृथ्वी में लेकर चल जाएगा। तो इसका काम यही है, जो थोड़े बहुत बिजली होती है उसको खींचना, इसलिए आपको करंट नहीं मार पाता है। रीज़न क्या है कि अब बात सोच के देखिए, अर्थिंग में ही क्यों जाएगा, आप भी टच करने, आप में भी तो लाइन आ सकता है, नहीं मार सकता, एकदम मार सकता है। जरूर थोड़ी नहीं कि अर्थिंग में लाइन में चल जाएगा, ये सब नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखिए समस्या क्या होता है अर्थिंग में जाने का, आपके बॉडी में नहीं जाने का। अब बताइए आपका बॉडी का प्रतिरोध कितना होता है, हम बताए थे, सूखी अवस्था में और भीगी अवस्था में, बताए थे कभी, बताए थे ना। लगभग मान के चलिए कि आपका जो प्रतिरोध होता है, मान लीजिए अप्रोक्स 1000 ओम होता है। कितना होता है, 1000 ओम होता है आपका प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, समझ रहे ना, जो करंट को रोकता हो, प्रतिरोध जो रोकता हो, रेजिस्टिविटी। तो आपका जो बॉडी का जो प्रतिरोध होता है 1000 ओम होता है अप्रोक्स, है ना। भीगी हुई अवस्था में वो थोड़ा क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है शायद, पता ना, बस इतना समझो कितना होता है 1000 ओम। तो 1000 ओम आपका होता है प्रतिरोध, और जो पृथ्वी में हम जो अर्थिंग दिए हैं, इसका जो ओम होता है, पृथ्वी जो ओम होता है, वो होता है 8 ओम से भी कम। इसका जो प्रतिरोध होता है कितना होता है, 8 ओम से भी कम होता है। 8 ओम के कम होने की वजह से आपका प्रतिरोध 1000 ओम होने की वजह से उसमें आप में करंट जा भी नहीं करेगा, क्योंकि आप खुद रोक रहे हैं उसको। आप जिसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है उसमें करंट कम जाता है, समझिएगा बात को। आपका, हम लोगों का जो प्रतिरोध होता है कितना होता है, 1000 ओम, तो क्या आपसे करंट जाएगा, आप रोकने वाले हैं करंट को, आपसे करंट नहीं जाएगा। जहाँ कम है प्रतिरोध वहीं जाएगा, तो ये चला जाता है कहाँ, पृथ्वी के अंदर चला जाता है, खींच लिया, काम खत्म। इस तरह से हम लोग बच जाते हैं अर्थिंग देने से। अब बात ये रहा कि हम कूलर भी लगाए हैं, फ्रिज भी लगाए हैं, हीटर भी लगाए हैं, क्या सबका अलग अलग अर्थिंग देना पड़ेगा, राइफल से खूंटा ठोकना पड़ेगा, नहीं। उसके लिए एक हम लोग बाहर में कहीं दे देते हैं, है ना, ताकि आप उससे सुरक्षित रहें। विदाउट न्यूट्रल के आप लाइन जला सकते हैं अर्थिंग दे करके, और किसको दे करके, फेस तार दे करके। जो अर्थिंग होता है एक न्यूट्रल का काम करता है, इससे लाइन जल जाता है आपका। लेकिन एक न्यूट्रल तार हमेशा लाना चाहिए, घर में नहीं आ पाता। लेकिन यहाँ पे एक देखिएगा, हर ट्रांसफार्मर के पास एक न्यूट्रल गाड़ा जाता है जमीन के नीचे, और न्यूट्रल अर्थिंग होता है, उसको बोलते हैं न्यूट्रल अर्थिंग। हर ट्रांसफार्मर के पास देखिएगा तार खींच के, ताना खींच के पूरा ठोका रहता है, देखिए आप लोग। वो न्यूट्रल का काम करता है, वहीं से पूरे गांव के आपका कंट्रोल कर लेता है न्यूट्रल का, ट्रांसफार्मर के पास, है ना। तो न्यूट्रल है, आप मत समझिए कि आपका हमारा हमारा तो एक ही ऑक्सी फसल है, ठीक है, आपका एक ही फंसता है, लेकिन यहाँ पे खुद एक न्यूट्रल है। ये अर्थिंग का भी काम करता है, बट आप अर्थिंग ले लेते हैं घर से ही, आदमी हर कोई घर से ले लेता है ज़्यादा वोल्टेज की वजह से। आप समझ पा रहे हैं, मेन तार लाने का काम करता है धारा, ले जाने का काम कौन करता है, न्यूट्रल। नहीं रहेगा न्यूट्रल, आपका लाइन नहीं जलेगा, क्योंकि जाने के लिए उसको रास्ता चाहिए। आप अगर 3 गो फेज है गर्म, उसको आप टच करते हैं तो आपको लाइन नहीं मारेगा। अगर आप टच करते हैं, अगर नीचे पैर है तो लाइन मार दे, क्योंकि आपके बॉडी से होकर चला जाएगा नीचे। आप खुद का बन गए एक न्यूट्रल। जैसे मान लो ये फ्रिज है, समझिए हम क्या बता रहे हैं, हम मेन तार को टच किए हैं, हम काम कर रहे हैं, हम चप्पल पहने, हमको लाइन नहीं मारेगा। कोई बगल में कोई लड़का है जो कि नंगे पाँव है, अगर वो हमको टच करेगा तो उसको बहुत खतरनाक लाइन मारेगा, तब जान लो, बहुत डेंजर मारेगा उसको लाइन, क्योंकि उससे न्यूट्रल, वो न्यूट्रल बन गया, उसको न्यूट्रल मिल गया, उसके उसके है ना, उसके दौरान उसको न्यूट्रल मिल गया, उससे जमीन में चला जाएगा, उसका संपर्क है पृथ्वी से, तो उसको बहुत खतरनाक लाइन मारेगा, हमको भी मारेगा, उसके कारण हमको भी मारेगा, लेकिन कुछ कम मारेगा उसके तुलना में, उसको ज़्यादा मारेगा। समझ गए, तो ऐसे ज़्यादा होता है। क्या बाबू, हाँ, ऐसा होता है। आप समझ गए ना कि बिजली तार में क्यों नहीं मारता है, क्योंकि आपको गर्म तार छूने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इस बात को हमेशा रखिएगा। समझ गए? गर्म तार टच कीजिएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अर्थिंग क्यों देते हैं? कहीं अगर घर में थोड़ा बहुत कटा-छटल होखी, लोहा में सटल होखी, बक्सा में ठक सटल होखी, तो हमनी के टच कर ली तो लाइन मारेगा? अर्थिंग दिया है, अर्थिंग खींच लेगा उसको, पहले ही, लाइन तो नहीं मारेगा। तो उसके लिए बाबू अर्थिंग चाहिए ना, तो अर्थिंग देते कैसे हैं, समझिए बात को। अर्थिंग घर में ही बगल में होता है। अर्थिंग का जो वायर होता है,
आप देखिएगा 3 प्लग देखे ना, देखो वहाँ पे 3 प्लग रखा गया है, देख लो। हाँ, उसमें देखो 3 को खोसने वाला है, उठाओ उसको। अरे प्लग उठाना बाबू खाली, वही मेल प्लग उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेल प्लग। आप फीमेल हो, समझ बात को। अरे हंस मत यार, बाबू पढ़िए लिखिए आगे बढ़िए। तो हमारा कहने का मतलब ये है, भाई टेंशन में कब से कि दहेज देना है दहेज देना, अरे बकलोल कहीं के। खुद को इतना बड़ा बनाइए भाई। हमारे कहने का मतलब है, लड़कियों को बोलते हैं स्पेशली बोलते हैं कि लड़की खुद को इतना बड़ा बनाएगी, किसी का औकात ना हो कि नहीं हमको दहेज दीजिए। बड़ा बनिए ना खुद, औकात बता रहे। खांसी का औकात है ना हो किसी के, खुद आप रहिएगा ना पढ़िएगा ना लिखिए, घर पे सुतिएगा, तो कोई ये कहेगा 10-10 लाख ना कह दियो। बना हो काबिल तो खुद को काबिल बनाइए, किसी का हैसियत ना हो मांगने का, समझिए। तो जो 3 गो प्लग होता है उसमें देखिएगा एक ऊपर वाला होता है। आप देखिए हैं, आप एज्यूम कीजिए किसी भी प्लग में 3 गो अगर प्लग वाला होगा, 3 वाला होगा, तो एक वो हमेशा जो ऊपर में रहता है, वो ऊपर वाला जो होता है ना, जो ऊपर वाला का जो कांटा होता है, जो लोहा होता है, वो हमेशा मोटा होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है। देखिएगा हमेशा बड़ा होता है, किसी में देखिएगा बड़ा होता है, देखो है कि नहीं बड़ा थोड़ा सा। तो वो जो होता है वो अर्थिंग काम करता है। किसका होता है? वो अर्थिंग काम करता है। अब जब आप प्लग खोसिए कहीं पे से, प्लग ले जाकर खोस रहे हैं कहीं, ठीक है, तो पहले पहले कौन टच करेगा? पहले पहले अर्थिंग टच करेगा। अर्थिंग टच करने का मतलब क्या है कि अगर कहीं भी थोड़ा बहुत सट उटल होई, कहीं कहीं भी सटा उटा होगा, तो अर्थिंग क्या करेगा? घींच लेगा पहले ही। अब मान लो पहले सटा फेज, आ तब ठहर के सटे कौची, कैसे बोलते हैं उसको, अर्थिंग, तो आपको तो लाइन मार देगा। उस दौरान तो मारेगा लाइन ना थोड़ा सा, जब भी मारे। लेकिन सबसे पहले ही हम क्या कर दें उसको, जितना भी टच किया है बॉडी में, कहीं भी लोहा में, घर में कहीं अगर कटा छटा है, तो अर्थिंग पहले अगर सट जाएगा तो घींच लेगा अपनी तरफ, तब क्या ठेकता है? फेज, गर्म तार ठेकता है, तब जाकर आप घर में जलता है। इसलिए हमेशा अर्थिंग को बड़ा किया जाता है, ताकि जितना भी कटा छटा हो घर में, तो सबसे पहले वो टच कर ही बचा दी, तारा सेफ रखी। बात समझ गए? हमेशा एक बड़ा होता है अर्थिंग वाला, क्योंकि सबसे पहले वही टच करता है। होता है कि नहीं सर? ऐसा बात नहीं है कि आपको उसको तोड़ दिया कि नहीं चलेगा, चलेगा, एकदम काम करेगा। तोड़ दिया तो वो काम करेगा, लेकिन ये बहुत काम करता है। इसमें कोई दिक्कत है? आपको कोई दिक्कत? उदासीन तार किस रंग का होता है? काले रंग का, इसे ठंडा तार भी कहते हैं। बताइए अर्थिंग किस कलर का होता है? हरे रंग का होता है। अरे अर्थिंग हरा रंग का होता है। गरम तार कैसा होता है? लाल रंग का। कोई गरम में क्या कैसा होता है? गुस्सा होता है तो कैसा होता है? लाल होता है। हीटर होता है, गुस्सा में कैसा होता है? लाल हो जाता है। तो उसी प्रकार समझिए कि गुस्सा में क्या होगा, ये लाल होता है, लाल रंग के। उदासीन है, इसका मतलब ठंडा है, उदास है, ठंडा है, वो अस्थिर बैठा है। इसका काम क्या है? आएगा गाड़ी को ठेल देना है, पहुंच जाएगा। इसका काम यही है। काले रंग का होता है। अगला है भूत तार, यानी अर्थिंग को कहते हैं भूत तार, जो पृथ्वी के संपर्क में है। ये हरे रंग का होता है। हरा रंग क्यों होता है? क्योंकि आप जानते हैं कि पृथ्वी का रंग भरंग कैसा है? हरा है। हरा नहीं है, झंडा के नीचे का जो कलर होता है कैसा होता है? हरा होता है। क्यों होता है? क्योंकि जमीन को दर्शाता है कि वायुमंडल में हम रहते हैं, ग्रीन होता है कि ना? तो इसमें भी क्या, हम जब भूत तार देते हैं कैसा है? हरियाली है, इसलिए हम उसको बोलते हैं हरा रंग का। तो ऐसा रहेगा ना, गरम कैसा होगा? लाल। अर्थिंग कैसा होगा? हरा। अर्थिंग कैसा होगा? हरा, क्योंकि पृथ्वी कैसा होता है? हरा। हरा होगा ना, बाकी जन बच्चा कैसा हो? करियठा हो। चिंता क्या करना है, चलो मंगरैला होगा। बात को समझ रहे हैं आप लोग? तब बताइए, धारा को लाने का काम कौन करता है? धारा को लाने का काम कौन करता है? फेज तार। ले जाने का काम कौन करता है? न्यूट्रल, है ना? क्या आप फेज तार को टच कीजिएगा तो आपको लाइन मारेगा? नहीं मारेगा। आप फेज और न्यूट्रल दोनों को टच कीजिएगा तो मार देगा, उड़ा देगा आपको, है ना? अब बताइए, तो न्यूट्रल क्या करता है? धारा को ले जाता है, सॉरी धारा को लाता है, सॉरी। अर्थिंग काम क्या करता है? अर्थिंग का काम आपको सुरक्षा प्रदान करता है। घर में आपको जहाँ भी कटा छटा होगा, सुरक्षा प्रदान। ऐसे लग जा रहा है, एमसी भी ऐसे लग जा रहा है घर पे, समझ गए आप लोग? घर पे हर एक क्या लग जाता है? आपका सर्किट लग जाता है, जो कि तनी सा भी लाइन में रखा होगा, वो ढाई मनी गिर जाता है। हल्का भी एकदम वोल्टेज ऑटो कट गिर जाएगा, आपके घर में लाइन कट गया, आप बच गए। इसलिए हर घर में एमसीबी जरूरी है। यहाँ से कोई दिक्कत आप लोगों को? यहाँ ट्रांसफार्मर, यहाँ से इतना तार गया, कोई दिक्कत है? ये घर है, क्या है? ऐसे कर देते हैं थोड़ा सा। अरे घर ऐसे ही बनता है, ऐसे बना लो, हो गया। ज़्यादा का दिमाग लगाना। चलिए इसको उतारे बाबू।
इसको उतारिए आप लोग। तो बताइए वायरिंग समझ गए ना। देखो वायरिंग हम अंत से बताते हैं आपको। सबसे पहले कहाँ पावर प्लांट, बिजली बन गया, उसके बाद स्टेप अप ट्रांसफार्मर, उसको ज़्यादा वोल्टेज कर देगा। उसके बाद वो कहाँ जाता है, ट्रांसमिशन लाइन क्या करता है, उसको लेके आता है, दूर तक लेके जाता है। उसके बाद क्या रहता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, उसको क्या करता है, कम करता है। उसके बाद कहाँ जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन जाता है ट्रांसफार्मर के पास, वो क्या करता है, सगड़ी बांट देता है। और फिर आपके गाँव में जो आता है, ठीक है, उसमें कितना आता है, लगभग 220 से 240 वोल्ट आता है, और घर पे आप यूज कर पाते हैं, आपके पोल तक चला जाता है। मतलब गांव के अगर देखें ट्रांसफार्मर से तो कहाँ जाता है, पोल पे, और पोल पे से आपके घर पे, घर के पास कहाँ, मीटर में, मीटर में आता है बिजली, अलग जाएगा डिजिटल मीटर, जिसके घर लग गया उसके घर तो चोरी करने की संभावना नहीं है, क्योंकि फेस तार जाएगा ना, आप कहीं से अर्थिंग लीजिए चाहे कुछ कीजिए, उसमें बता देगा हाँ इतना यूज किया है, वो पकड़ा जाइएगा उसमें डिजिटल मीटर में, है ना। तो ऐसे भी 125 यूनिट फ्री है, दिक्कत की बात नहीं है। कितना चलेगा घर में, गांव में कितना चलता है, 100 यूनिट या फिर 125 यूनिट जलता है, ये नहीं चलता है, ये काफ़ी है 125 यूनिट, 100 यूनिट हार्डली सार्डली हो गया, समझ गए, ये चीज़ होता है। इसमें आप लोग कहीं आपत्ति नहीं ना बाबू। पंछी को समझ गए तार प्लांट क्यों नहीं मारता है, कि उसको उससे सिर्फ और सिर्फ गर्म तार पर बैठे या तो फिर न्यूट्रल पर बैठेगा। हाँ, सर्किट कंप्लीट कब होगा, जब फेज और न्यूट्रल दोनों हो। जैसे हम लोग कुर्सी पर बैठ के पीछे पहले बारात उरात में झाड़ते थे तो करंट मारता था, आप लोग देखें कभी करके, ऐसे करके देखे हैं। देखिए लाइन अब क्यों नहीं मारता, हम बता रहे हैं कैसे। अरे हम लोग किए हैं ऐसे, देखो इस अंगुलिया का कैसे कोई टच करेगा ना तो बॉडी में एक एनर्जी बनता है। अब सुनो होता कैसे, अब काहे नहीं मारता है, आप लोग नंगे पाँव नहीं होते हैं, आपका सर्किट कंप्लीट नहीं हो पाता है। आप खुले पैर होकर टच कीजिए तो लाइन मारेगा, खुले पैर होके, ऐसे ना। पहले चप्पल कहाँ कोई पहनत रहा है, चप्पल तो पता ना, वो चप्पल पहले पहले गजब गजब चप्पल था, आप लोग नहीं पहने वाला चप्पल है, वो गजब था ना, वो साला 30 रुपये का 40 रुपये का था, पूरा एकदम कवर था पूरा एकदम। अब तो वो जानते हो क्या कौन पहनता है, वो एथी में लोग पहनते हैं, अब बाथरूम में जाने के लिए पहना जाता है वो। अरे अभी पहनता है, अभी नया नया उसका फंक्शन किया गया है। इसको उतारो पहले आप लोग, उतारिए। चलो अब देखिए ध्यान से क्वेश्चन, अब लिख दिए यहाँ पे कि भू संपर्क तार क्या है तथा इसका कार्य क्या है। समझिए, भू संपर्क को इंग्लिश में कहते हैं अर्थिंग, है ना। देखो भू संपर्क तार जिससे क्या कहते हैं, अर्थ वायर, ये अंग्रेजी वर्ड हो गया, अर्थ वायर एक इंग्लिश वर्ड हो गया। अर्थ वायर भी कहते हैं क्योंकि जमीन के अंदर ही, भू माने क्या होता है, पृथ्वी, संपर्क माने पृथ्वी के संपर्क में, इसे अर्थ वायर भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, जिसे घर के निकट भूमि के अंदर बहुत ही गहराई में स्थित धातु की प्लेट के साथ जोड़कर उसको गाड़ दिया जाता है। भू संपर्क तार हरे विद्युत रोधी पदार्थ से ढका होता है। जो तार होता है उसके जो कॉपर ऊपर ऊपर से जो कवर होता है वो ग्रीन कलर का होता है, उसमें ना टच की तो लाइन नहीं मारेगा क्योंकि वो कटा नहीं रहता है। कैसा होता है, हरा रहता है ना। तो विद्युत रोधी पदार्थ किस रंग का होता है, हरा रंग के। इस तार का उपयोग विशेषकर कहाँ कहाँ करते हैं, विद्युत इस्त्री, पंखा, रेफ्रिजरेटर। मान के चलो कहीं रेफ्रिजरेटर में यानी कहीं कट गया, छट गया, इसमें लाइन अगर आ गया तो भू संपर्क तार जो क्या करेगा, उसको सुरक्षित करेगा, आपको लाइन मारने से बचाएगा, आघात से आपको बचाएगा। आदि उपकरणों का सुरक्षा के उपाय दृष्टिकोण से किया जाता है सबके बचाने के लिए किया जाता है, ताकि कहीं कहीं क्या होता है ना, कभी कभी शॉर्ट कहीं मार उड़ भी जाता है कभी कभी, तो ये उसमें भी काम करता है, आपको लाइन मारने से बचाता है। देखिए यह सप्लाई को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करता, जो आप धारा को करंट देते हैं तो ये किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करता है। बशर्ते क्या करता है कि बॉडी में अगर कोई भी कहीं भी बिजली सट रहा है, चाहे कहीं भी हो गया है, कट गया है, तो उसको खींच लेता है अपनी तरफ पृथ्वी के अंदर, ताकि आपको लाइन से न मार सके, किसी प्रकार से इफेक्ट नहीं करता है। फलस्वरूप संधारित्र का उपयोग करने वाला, जैसे संधारित्र का मतलब होता है जैसे कोई चीज़, जैसे कोई भी सामान टूल से टच कर रहे हैं, बना रहे हैं, मिस्त्री मान लीजिए हमें कोई बना रहे हैं, कहीं भी कटा उटा होगा तो ये हमको इससे सुरक्षा करेगा, इससे आघात हमको नहीं होगा, इससे सुरक्षा। ये लिखा गया है कि संधारित्र का उपयोग करने वाला व्यक्ति कभी भी आघात से क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा, यानी तीव्र आघात से सुरक्षित बना रहता है। समझ गए। चलिए इसका कोई काम खास नहीं है, सिंपल देखिए लिखिएगा, क्या लिखिएगा, भू संपर्क तार को पृथ्वी के अंदर गाड़ दिया जाता है जिसे अर्थ वायर भी कहते हैं, उसके साथ तांबे के प्लेट को भी जोड़ दिया जाता है, उसमें कोयला उला डाल के अपना से सब लिख दीजिएगा, अच्छा रहेगा और ना। इससे हमें लाइन मारने से बचने का मतलब बच सकता है, इससे सुरक्षित रखते हैं हम लोग, बस और कुछ नहीं। आप लोग इसको ढेर लिख दीजिएगा, बड़ा ऐसा बात नहीं है, एक बार जब कोई भी लिखने का काम लगाइएगा ना बाबू, इसमें बहुत ज़्यादा लिख सकते हैं आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, फ्यूज तार की 3 विशेषता। फ्यूज कैसा होता है बाबू, फ्यूज का तार कैसा होता है, उच्च वोल्टता वाला होता है। जो फ्यूज तार होता है, जो देखिएगा शीशा के अंदर रहता है छोटा सा,
हर गाड़ी में भी रहता है, हर टीवा सीढ़ी सब में रहता है फ्यूज़। तो फ्यूज़ में जो तार लगा होता है उसकी प्रतिरोधकता होगी अधिक। बताओ, फ्यूज़ तार को पहले बताए हैं आप लोग को, गुण बताए हैं। फ्यूज़ तार गलनांक उच्च होता है कि निम्न होता है? निम्न होता है ना। उच्च रहेगा तो कितनों आपके घर में अति भारण लघु पतन हो गया, उड़े भी नहीं करेगा, समझ गए? और ऐसे अगर उड़ जाएगा तो आपके घर में लाइन नहीं जाएगा। तो इसलिए इसका गलनांक कम रखा जाता है, मीडियम पका। हाँ, इतना से अगर बेसी हुई वोल्टेज हुई तो बाबू मार दी है, लाइन ना जाई, समझे? इसका गलनांक कम होता है। इसका गलनांक क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? इसका गलनांक क्या होता है? कम होता है। इस तार को, कौन तार को? फ्यूज तार को। इस तार को हमेशा विधुनमय, इसी को कहते हैं कुछ ही फेज। इस तार को हमेशा विधुनमय तार में क्या कहता है? जोड़ा जाता है। बात कुछ आप लोग को समझ में आएगा बोले हैं? अब बताइए, न्यूट्रल में थोड़ी ना कोई फ्यूज लगाई, न्यूट्रल में लगाएगा? नहीं लगा। किस में लगाएगा? फेज तार में क्या लगाएगा? फ्यूज लगाएगा। जो फ्यूज तार जोड़ा था किस में जोड़ता है? मेन तार में। जो मेन तार गया ना आपके घर में, उसमें क्या लगेगा? फ्यूज लगेगा। क्योंकि क्या है, वो उसी से धारा आएगा, करंट आएगा कहीं से ना कहीं से, ज़्यादा आएगा वोल्टेज मार देगा। तो याद रखिए, पेपर में पूछ सकता है कि फ्यूज तार को किस में जोड़ते हैं? न्यूट्रल में जोड़ते हैं कि अर्थिंग में जोड़ते हैं कि फेज में जोड़ते हैं? किस में जोड़ते हैं? फेज में, क्योंकि लाइन जो लाता है उसी में जोड़ते हैं। लाता कौन है? फेज तार है ना, तो उसी में जोड़ते हैं। चलिए बाबू, अब लास्ट पॉइंट आप लोग का रहा कि इसमें कोई दिक्कत नहीं। भू संपर्क तार को कहाँ गाड़ा जाता है? पृथ्वी के नीचे तांबे के प्लेट के साथ, है ना। ये हमें बिजली मारने से बचाता है, ताकि हमको करंट ना कहीं लगे, करंट से बचाता है। फ्यूज तार का हो गया 3 गो। इसका प्रतिरोध क्या होता है? उच्च होता है। इस गलनांक क्या होता है? कम होता है। टप में टूट जाएगा वो। देखिएगा बोरिंग में रहता है फ्यूज तार, रहता है कि ना, तुरंत मारता है, फिर उसको दूसरा तार में से छील के उसको फिर जोड़ दिया जाता है ना। इसका तार को हमेशा किस में जोड़ते हैं? मेन तार में। देखिएगा उसमें भी मेन तार में जोड़ा जाता होगा, मेन तार एकदम ललका। चलिए, अब घर की जो बिजली होती है उसको हम लोग समांतर क्रम में क्यों जोड़ते हैं, क्यों श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ते? ये प्रश्न आपका है। पहले इसको उतारिए, उसके बाद हम लिख के तब समझा देते हैं। बाबू ध्यान दीजिए, इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन है कि लिखना पड़ जा रहा है भाई, समझ गए ना। आप लोग को समझाना है ना, इसलिए। देखिए क्या लिखे क्वेश्चन। कह रहा है कि घरेलू विद्युत परिपथ में, घरेलू जो सर्किट जिसमें लाइन बल्ब पंखा वगैरह जलता है उसी को बोलते हैं परिपथ। घरेलू विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग नहीं करते हैं। खाली क्या है? श्रेणी क्रम में हम लोग उपयोग नहीं करते हैं। क्यों? प्रश्न क्या है? क्यों? आखिर हम क्यों नहीं करते हैं श्रेणी क्रम में? आप श्रेणी क्रम और समांतर क्रम पढ़े हैं? आपको क्वेश्चन दें, मान लीजिए श्रेणी क्रम में है, आप बताइए समतुल्य प्रतिरोध, श्रेणी क्रम पूछ रहे हैं, समतुल्य प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध से क्या होता है? बड़ा होता है, छोटा होता है, क्या होता है? बड़ा होता है समतुल्य प्रतिरोध। ये 2 ओम का है, ये 3 ओम है, ये 4 ओम है। इसका बताइए समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? 4 3 7 2 9। इसका समतुल्य प्रतिरोध 9 होगा, जो कि प्रत्येक से क्या है? बड़ा है ना। यानी श्रेणी क्रम में जैसे जैसे हम लगा रहे हैं इधर, वैसे वैसे प्रतिरोध का मान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इसी को हम कहते हैं कि समांतर। सपोज थोड़ा देर के लिए मान लीजिए समांतर क्रम में, किसमें है? यही मान समांतर क्रम में है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। बताओ तो, यही ना फॉर्मूला होता है समांतर क्रम का, 1/1 प्लस 1/2। 4 3 2 का एलसीएम कितना होगा? 4 दूनी 8, 4 3 12, 12 होगा। 2 छक्के 6, 3 चौके, 4 तिहाई, 6 4 10 3 13, कितना होगा? 13। 0 पॉइंट कुछ कुछ हो रहा है भाई, हो रहा है ना। समांतर क्रम में सब बराबर होता है, जरूरी है नहीं ना। तो 2 3 4 का हम जब निकाले तो कितना आया भाई? 1/RP, 1/RP। तो RP का मान कितना आएगा? 12/13 आएगा। कितना आया? 12/13। इतना ओम आएगा, समझिए, समांतर क्रम में। और श्रेणी क्रम में कितना आएगा? 9 ओम। समांतर क्रम में कितना आया? 12/13, 1 से भी कम है, 1 से भी 0 पॉइंट कुछ कुछ होगा।
यानी कहने का मतलब है कि समांतर क्रम में देखिए प्रत्येक ओम से, प्रत्येक प्रतिरोध से क्या है, बड़ा है कि छोटा है? प्रत्येक प्रतिरोध से समतुल्य प्रतिरोध क्या है, छोटा है। 2 से भी छोटा है क्योंकि 1 से भी छोटा है, तो 2 से नहीं छोटा है। 3 से भी छोटा है, 4 से भी छोटा है। इसका मतलब प्रत्येक प्रतिरोध से समतुल्य प्रतिरोध क्या है, छोटा है। अब इस श्रेणी क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध से इसका मान क्या है, बड़ा है, यानी ज़्यादा प्रतिरोध बन रहा है। इसमें क्या बन रहा है, कम प्रतिरोध हो रहा है। जहाँ प्रतिरोध ज़्यादा वहाँ धारा कम, इस बात को याद रखिएगा। जहाँ प्रतिरोध ज़्यादा होगा वहाँ धारा कंप्लीटली कम पहुँचेगा। यहाँ पे ज़्यादा पहुँचेगा कि यहाँ पे, इसमें नहीं पहुँचेगा, उसमें पहुँचेगा। समांतर क्रम रहेगा तो धारा ज़्यादा वोल्टेज मिलेगा आपको, लेकिन श्रेणी क्रम में यहाँ पे लगा दिए, फिर यहाँ पे लगा दिए, फिर कुछ यहाँ पे लगा दिए, तो धीरे धीरे वोल्टेज क्या हो रहा है, कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, कम होते जाएगा। ये है श्रेणी क्रम का खेल है। तो एक कंडीशन ये हुआ कि अगर लगातार श्रेणी क्रम में बॉल पंखा उंखा लगाते हैं तो वोल्टेज क्या मिलेगा, धीरे धीरे कम होगा, क्योंकि सब में प्रतिरोध बन रहा है थोड़ा 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 थोड़ा, तो ज़्यादा प्रतिरोध बढ़ जा रहा है। तो श्रेणी क्रम में किसी को हम लोग जोड़ेंगे तो क्या होगा, वोल्टेज अंतिम वाले को क्या मिलेगा, कम मिलेगा, मिलेगा धीरे धीरे ना। तो इसमें एक खराबी है श्रेणी क्रम में, इसलिए हम नहीं जोड़ते हैं। इसमें फ़ायदा क्या है समांतर क्रम में, क्योंकि इसमें प्रत्येक में वोल्टेज समान मिलेगा, ठीक है। दूसरा खराबी देखिए श्रेणी क्रम की खराबी, हम क्या लिखे हैं कि हम लोग घरेलू परिपथ को श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ते हैं। क्यों हम लोग श्रेणी क्रम में घर में नहीं जोड़ते हैं, बात समझिए, क्यों नहीं जोड़ते हैं। तो पहले आपको पता है ना कारण, पहला कारण क्या है कि उसको वोल्टेज हमारे घर पे नहीं मिलता है। श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद क्या नहीं मिलेगा, वोल्टेज नहीं मिलेगा। तो बताओ हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे नहीं, तो ए वो खारिज करते हैं, ए के, ठीक है। दूसरा, जब हम मान लीजिए यहाँ पे बॉल है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे मान लो ये कट गया, यहाँ पे तार कट गया, मान यहाँ पे तार कट गया, सपोज करो तार का हो गया, कट गया यहाँ पे जब तार कट गया तो क्या ये बॉल जलेगा, ये पंखा चलेगा, ये कूलर चलेगा, नहीं चलेगा। एगो कटने के बाद एगो बॉल यहाँ पे खराब का हो गया, बॉल एगो फ्यूज का हो गया, करंट नहीं जा रहा है, वो सब भी नहीं जलेगा। यानी एगो खराब होने के बाद हमारे अंदर का टोटल जितना घर में सब खत्म हो जाएगा, इसका कहने का मतलब ये हुआ। जब फ्लो बंद हो जाएगा, करंट धारा बंद हो जाएगा, तो भी बंद हो जाएगा, सब बंद हो जाएगा। तो दिक्कत की बात है, क्योंकि एगो फ्यूज मारते एक ही उड़े ठीक रहेगा हमारे लिए। मान ली बॉल उड़ा तो बॉल ठीक रहे, बाकी सब जले हमारे घर में, इना कि एक हो गया तो सब जाए। तो ये भी एक समस्या इसमें है। श्रेणी क्रम में क्या होता है कि लगातार अगर, जैसे इसमें अगर हम लगातार अगर जोड़ देते हैं 10 गो बॉल, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, मान लो इधर 7 गो बॉल है, इधर 3 गो बॉल जोड़ दिए हैं, और तीसरा बॉल के पास यहाँ क्या हो गया, कट गया, मान लो कट गया, भरस मार गया तार, तो हाई सब जलेगा, इधर कोई भी बॉल नहीं जलेगा। तो अगर यही तार में अगर हम 10 गो बॉल जोड़ते हैं तो कौन क्रम है, श्रेणी क्रम है, समझ गए। इसको एगो बॉल में देते हैं, फिर एक और तार लाते हैं, एक और एगो बॉल में देते हैं, तो श्रेणी क्रम नहीं, समांतर क्रम है। क्योंकि जब ई बॉल खराब होगा ना तो बाकी तो समझ जाएगा ना, बस समझ रहे हो ना, एगो खत्म तो एक में कौन ना जलेगा, इस बात को समझिए। इसलिए श्रेणी क्रम हमारे लिए खतरनाक है, खतरनाक नहीं मतलब हमारे लिए फायदामंद नहीं है, प्रॉफिट उससे नहीं हमको है। तो ये सब चीज़ होती है। दो बताएं कारण, यही सब देखिए लिखा गया है। देखो, घरेलू विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग, घरेलू विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम श्रेणी क्रम में विद्युत उपकरण मतलब बॉल पंखा वगैरह, जैसे श्रेणी क्रम में हम विद्युत उपकरण को जोड़ते हैं तो तुल्य धारा यानी समतुल्य धारा, समतुल्य प्रतिरोध, समतुल्य धारा कहिए ना, समतुल्य धारा कम होती है। कम होती कि नहीं, कम होती है, कम होती है। जिस कारण सभी विद्युत उपकरण की रोशनी भी क्या होती है, कम हो जाती है। वोल्टेज कम मिलते रोशनी कम ना हुई। तो साथ ही घरों में बल्ब, पंखा, अन्य विद्युत उपकरण समांतर क्रम में संयोजित रहते हैं। सभी उपकरणों के दोनों छोरों के बीच विभवांतर समान होता है ना। समांतर क्रम में दोनों छोर के बीच क्या होता है, विभवांतर समान होता है, और उसमें क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। धारा क्या होता है, समांतर क्रम में समान होता है, अलग अलग होता है, लेकिन विभवांतर क्या होता है, एक समान होता है। ये जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, श्रेणी क्रम में धारा एक समान, अलग अलग होता है ना। तो समांतर क्रम देख लिखे हैं, साथ ही घरों में बल्ब, पंखा, अन्य विद्युत उपकरण समांतर क्रम में संयोजित रहते हैं। किस क्रम में होते हैं बल्ब, पंखा, समांतर क्रम में संयोजित रहते हैं। सभी उपकरणों के दोनों छोरों के बीच का वोल्टेज, विभवांतर मतलब वोल्टेज, विभवांतर का सही मात्रक वोल्ट, विद्युत विभव का सही मात्रक वोल्ट, है ना। तो विभवांतर यानी वोल्टेज क्या होता है, विभवांतर का मतलब है विभव का अंतर, वोल्टेज का अंतर। सब के सब में वोल्टेज का अंतर क्या होगी, समान होगी। एक में 20 वोल्ट, दूसरों में 20 वोल्ट, तीसरों में 20 वोल्ट, समझे बात को, समझिए। इस सब में क्या होगा, वोल्टेज क्या होगा, समान रहता है। फ्यूज जलने पर दूसरे में धारा प्रवाह बंद नहीं होता है, बस समझिए। अगर कहीं वोल्टेज ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है, बस समझिए, एक ही तार में 20 गो बल्ब लगाए हैं, आप फ्यूज लगाए हैं, यहाँ ज़्यादा वोल्टेज आने की वजह से क्या हो गया, एक मान लो बल्ब फ्यूज हो गया वहाँ से,
फ्यूज मार दिया तो आगे तो नहीं जलेगा। लेकिन समांतर क्रम में क्या होता है कि एक फ्यूज जहाँ मारेगा वही बल्ब नहीं जलेगा, बाकी सब जलेगा। जिसमें आपको करंट मारेगा उसी का सिर्फ और सिर्फ क्या उड़ेगा, फ्यूज उड़ेगा, बाकी सब का सबका रहेगा, ठीक रहेगा, वो सब जलेगा। फ्यूज इस सब में अलग अलग दिया जाता है, अगर एक फ्यूज मार दे सब खत्म, ये सब खत्म होगा श्रेणी क्रम में। लेकिन समांतर क्रम में ऐसा नहीं होता, समांतर क्रम में इस सब में अलग अलग होता है, एक जिसका फ्यूज मारेगा वही नहीं जलेगा, बाकी तो सब जलेगा ना जी। लेकिन श्रेणी क्रम में क्या होगा, इस सबको एक ही फ्यूज पर रखा जाता है, एक फ्यूज मारता सब बुझ गया, खत्म। तो वही दिया गया है कि उपकरणों के दोनों विभवांतर क्या होगा, समान होगा। फ्यूज जलने पर दूसरे में धारा का प्रवाह बंद नहीं होता है। क्या दूसरे में धारा का प्रवाह बंद होगा, नहीं ना होगा, वो जाते रहेगा धक, बंद नहीं होता है। एक बल्ब अगर फ्यूज कर जाता जाए, अगर एक बल्ब का हो जाए फ्यूज कर जाए तो परिपथ में धारा का बनना बंद हो जाएगा, परिपथ में धारा का बनना क्या हो जाएगा, बंद। किस में, श्रेणी क्रम में बंद हो जाएगा। कहाँ गया, यही कारण है कि हम विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम समूहन का उपयोग नहीं करते हैं, श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम में क्या होता है, धारा का होता है, एक फ्यूज मारने से क्या होता है, सबका सब धारा का होगा, बंद हो जाएगा, प्रवाह बंद हो जाएगा उसमें, इसलिए हम लोग श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ते हैं। बाबू कल का क्लास जो आप लोग का रहेगा वो रहेगा ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव, ठीक है, और आगे बताएंगे। कल खाली ऑब्जेक्टिव रहेगा आप लोग, है ना, इसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का। सीख एक बढ़िया से याद कर लीजिएगा इसको, उसको तारीफ बाबू आप लोग।